बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस और अदलिया के हवाले से मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा आम लोगों से मुख्तलिफ है। आम लोग तो ये कहते हैं कि जज कर लिया जाए, वकील की ज़रूरत नहीं है। और फिर पुलिस को जिस तरह से बदनाम किया जाता है कि पुलिस को लोग कहते हैं कि पहले पता होता है कि कहाँ पे चोरी होनी है, कहाँ पे डकैती होनी है। तो ये आम एक हमारे मुआशरे में सोच पाई जाती है, लोग ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन मेरे दोनों मामलात में तजर्बात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ख़ुसूसी तौर पर पुलिस के हवाले से पुलिस को मैंने गैर ज़िम्मेदार भी देखा है, लेकिन इंतहाई ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए भी देखा गया है। मेरा पुलिस के साथ कई मरतबा वास्ता पड़ चुका है, लेकिन अमूमन मेरा जो वास्ता जिन लोगों से पड़ा उनमें नेगेटिविटी कम, पॉजिटिविटी ज़्यादा मुझे नज़र आई। तो पुलिस के हवाले से जिस तरह से आम लोग बात करते हैं, मैंने ये कहा कि पुलिस के और अदलिया के हवाले से मेरा थोड़ा सा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। एक जज साहब एहतसाब अदालत में अजीज़ुल्लाह कल्लू, उन्होंने जो बात की वो मेरे दिल को लगी। समाअत के दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि अदलिया पर बड़ी तनकीद होती है, पुलिस पर भी बड़ी तनकीद होती है, लेकिन जो कुछ अदलिया कर रही है, जिस तरह की हमारी अदलिया है, जिस तरह की हमारी पुलिस है, इसको भी गनीमत जानना चाहिए। अगर ये भी ना हो तो फिर आप देखें कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम होता है, कौन सा पाकिस्तान में निज़ाम होता है, पाकिस्तान में फिर तबाही कितनी होती है। अगर ये भी ना हो तो उनसे मैं मुतफिक था। आज ही की बात है, मेरी एक पुलिस वाले से मुलाकात हुई, उसका ताल्लुक़ है एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल से, जिसको कभी एंटी कार लिफ्टिंग सेल भी कहा जाता था, डिपार्टमेंट भी कहा जाता था, आप भी लोग कहते होंगे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कारकर्दगी पूछी। मैंने कहा भाई, रोज़ाना लोगों के मोटरसाइकिल उठाए जा रहे हैं, कारें उठाई जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कब की बात कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे घर के सामने से मेहमान आया, उसने अपनी बाइक खड़ी की, तो 1 घंटे के बाद वहाँ पे बाइक नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप साल 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज की बात करें। तो मैंने कहा आज कौन सा इनकलाब आ गया, क्या हो गया, पुलिस ने क्या कर दिया कि एंटी कार लिफ्टिंग वाले कैसे काम कर रहे हैं, कारकर्दगी दिखा रहे हैं कि आप मुझे बता रहे हैं कि उनका काम बड़ा मिसाली है। तो आगे चलने से पहले मैं एक और वाक़या भी आपके सामने रख देता हूँ। गुज़श्ता रात की बात है, बिल्कुल 24 घंटे अभी इस बात को नहीं हुए। मेरा बेटा ताहिर वह अपनी गाड़ी पर जिम गया, हैवल गाड़ी है उसके पास, जिम के बाहर उसने गाड़ी खड़ी कर दी। जिम करने के बाद तकरीबन पौना घंटा या 1 घंटा बाद वो वापस आया तो गाड़ी उसी तरह स्टार्ट थी, चाबी गो के उसके पास थी। हैवल का ये है, या कोई दीगर मॉडल आ गए हैं तो उनकी चाबी आपकी जेब में भी हो तो उस वक्त तक वो स्टार्ट रहती, जब तक आप उसका पुश बटन नहीं दबा देते वो गाड़ी स्टार्ट रहती है। इसी तरह से वो गाड़ी स्टार्ट थी तो कोई भी उसको गेट खोल कर ले जा सकता था, लेकिन वो घंटा, सवा घंटा, पौना घंटा गाड़ी उसी तरह से स्टार्ट रही। तो जैसा उस नौजवान की तरफ से कहा गया, पुलिस वाले की तरफ से कहा गया कि आप साल 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं, अगर वही दौर होता तो हो सकता है कि कार वहाँ पे घंटे बाद, सवा घंटे बाद जो स्टार्ट खड़ी हुई थी वहाँ पे मौजूद ना होती। इस पुलिस वाले की तरफ से मुझे बताया गया, जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, उन्होंने कहा कि जब से डीएसपी साहब आए हैं, काज़मी साहब आए हैं, मुझे उन्होंने डीएसपी का नाम भी बताया था, लेकिन वो पूरा नाम मैं भूल गया। काज़मी वो कह रहे थे, हो सकता है कि इस इलाक़े के दौरान मुझे उनका नाम याद आ जाए। उन्होंने कहा कि जब से काज़मी साहब डीएसपी बन के आए हैं, उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से सख्ती की है, जिस तरह से उन्होंने मामलात को चलाया है, जितने भी यहाँ डकैत थे, कारें लूटने वाले, कारें चोरी करने वाले, वो सारे के सारे भाग गए हैं। उनमें चंद यहाँ पे रह गए हैं तो रह गए हैं, वो भी किसी की पुश्तपनाही में भी तक काम कर रहे होंगे। 2-3 रोज़ पहले की बात है, कराची से खालिद हुसैन को गिरफ़्तार किया गया, जिस पर 60 मुकदमात हैं, और इसने अपने एक और साथी के साथ मिलकर, दूसरे इसके साथी का नाम है अशफाक, ये कराची में वारदातें करते थे। पंजाब से भी गाड़ियाँ उड़ा कर ले जाते थे और वहाँ कराची से गाड़ियाँ चोरी करके भी पंजाब में लाकर बेच दिया करते थे। पंजाब में किस तरह से बेच दिया करते हैं, क्योंकि नए कवानीन के मुताबिक कराची से पंजाब आने वाली गाड़ी को नया नंबर लग सकता है, वहाँ पे चोरी हुई और यहाँ पे नया नंबर लगा तो वो जेन्युइन हो गई। तो बाकी खालिद हुसैन और अशफाक को पकड़ा गया।
तो उनसे एक तो गाड़ियां बरामद हुई हैं, दूसरा उन्होंने बताया कि वो योब में हाजी अकरम के पास गाड़ियां बेचते हैं। योब बलूचिस्तान में है, वहाँ पे हाजी अकरम साहब हैं कोई जिनके पास ये गाड़ियां बेचते हैं, और फिर खैबर पीके में जो गाड़ियां ले जाते हैं, कराची से चोरी करके, पंजाब से चोरी करके, इस्लामाबाद से चोरी करके वो बेचते हैं नूर खान साहब के पास। तो नूर खान साहब आगे फिर ये गाड़ियां 8 लाख में, 10 लाख में, जिस तरह की गाड़ी हो उस तरह की कीमत में फ़रोख्त कर देते हैं। तो जो नए मॉडल की गाड़ी होगी, हो सकता है वो 50 लाख 60 लाख में बेचते हों। तो हमें इन साहब की तरफ से बताया गया, जो काज़मी साहब की कारकर्दगी बता रहे थे, हाँ नाम याद आ गया मुझे, उन्होंने बताया था इनका नाम मेहदी काज़मी साहब। जब से मेहदी काज़मी साहब इस डिपार्टमेंट में आए हैं, उसके बाद से चोर और डकैत जो कारें उठाते थे, जो मोटरसाइकिल उठाते थे, वो भाग गए हैं। यहाँ पे कौन से रह गए हैं जिनको पुश्त पनाही हासिल है। पुश्त पनाही किन की हासिल है वो भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। तो खालिद हसन और अशफाक गिरफ़्तार हुए। अब उनसे मज़ीद गाड़ियाँ भी उनकी निशानदेही पर बरामद की जाएंगी, यकीनी तौर पर बरामद की जाएंगी। अभी चंद दिन हुए हैं उनकी गिरफ़्तारी को, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कराची से वो पंजाब लाए जा चुके हैं। तो बाकी किस तरह से ये लोग वारदातें करते हैं, एक तो उनकी तरफ से कहा गया कि नए मॉडल जो आ रहे हैं वो पोस्ट से स्टार्ट किए जाते हैं और गाड़ियों में ट्रैकर होता है। तो ये जो वारदात ये हैं जिनकी तरफ से ये सारा कुछ किया जाता था, अब नहीं, क्योंकि अब इनका एक तरह से भी मुक्ता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल कुछ न कुछ अब भी बुरे अमल हैं। और जहाँ तक सज़ाओं की बात है, तो यहाँ पे सज़ाएं क्या हो सकती हैं। तो कराची में भी कार लिफ्टिंग की वारदातें कम हुई हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे सिंध हुकूमत की तरफ से चंद महीने पहले कार डकैती करने वालों की सर की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। 6 लोग हैं जिनके सर की कीमत मुकर्रर की गई है। 60 लाख ज़्यादा से ज़्यादा है, और उससे नीचे फिर कई की 50 लाख है, कई की 40 लाख है, कई की 35 लाख है। तो उनके जुराइम के मुताबिक उनके सर की कीमत मुकर्रर की गई है। सर की कीमत मुकर्रर करने का मतलब ये है कि अगर वो गिरफ़्तार हो जाएं, उनको कोई गिरफ़्तार करवा दे तो उसको 60 लाख रुपए मिलेगा। और फिर सर की कीमत जिसकी मुकर्रर की जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़िंदा गिरफ़्तार करके लाया जाए तो ही 60 लाख 50 लाख रुपए मिलेगा, बल्कि उसको कोई गोली मार के भी ले आता है तो उसको भी इतना ही इनाम मिलेगा। तो कराची में, सिंध में इस तरह से ये वारदातें बहुत कम हो गई हैं। और पंजाब में ऐसा कानून नहीं है, पंजाब में ऐसी सज़ा नहीं दी जाती। लेकिन जिस तरीके से उन पर हाथ डाला गया है मेहदी काज़मी की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से, उनके महकमे के लोगों की तरफ से, कि डकैत यहाँ से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, कई मुकाबले में मारे गए। तो इससे आप समझ लें कि कितने ज़्यादा ये कमिटेड हैं लोग पंजाब के एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल वाले, कि वो जब देख लेते हैं कि मुजरम सामने है तो फिर कोई खैर नहीं करते। गिरफ़्तार हुए, कई को सज़ाएं हो चुकी हैं और कई मारे जा चुके हैं। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है? जो बंदा दूसरे की प्रॉपर्टी पर इस तरह से नज़र रखता है, और फिर ये कितने ज़ालिम हैं कि गाड़ियाँ छीनते हैं, और इस दौरान डकैती के दौरान जब गाड़ियों में डकैती की जाती है, छीन के ले जाते हैं, तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों के साथ ये क्या कुछ नहीं करते। आपको वो वाक़या भी याद होगा कि एक खातून के साथ डाकुओं की तरफ से, ऐसे ही लुटेरों की तरफ से ज़्यादती बेहुरमती भी की गई थी, और उनकी सज़ा पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। एक कोर्ट ने सज़ाए मौत दी है, दूसरे में जाकर हो सकता है कि कम हो जाए, लेकिन उस बंदे को अभी तक सज़ा से हमकला नहीं किया गया। तो आपने अगर मुआशरे में बेहतरी लानी है, ऐसे लोगों का ख़ात्मा करना है, तो फिर आपको इबरतनाक सज़ाएँ देनी होंगी। बात हम कर रहे थे एंटी कार लिफ्टिंग के हवाले से। पंजाब में अब सूरत हाल बहुत ही बेहतर हो चुकी है। तो जैसा कि कहा कि किन लोगों की पुश्त पनाही हासिल है, तो मुझे ये भी बताया गया कि ETO 100 से ज़्यादा ETOs हैं जो कार चोरों के साथ, मोटरसाइकिल चोरों के साथ मिले हुए हैं। उनकी मिली भगत से अब तक ऐसी वारदातें जारी हैं। अगर चोरों की, डाकुओं की पुश्त पनाही ख़त्म हो जाए तो पंजाब में बिल्कुल ही किसी की बाइक चोरी हो, ना किसी की गाड़ी चोरी हो, कुछ भी ना हो। और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताया गया कि किस तरह से बड़े बड़े लोग इनके पुश्त पनाह बन जाते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब के बड़े ओहदेदार और
باہر کے بھی بڑے عہدیدار جو شام کو وزیر اعلیٰ کے ساتھ چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کہیں اور جگہ پر موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ جب تک یہ لوگ موجود ہیں تو کیسے آپ جرائم پر قابو پا سکتے ہیں؟ تو مجھے اس حوالے سے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ ان کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہماری ملاقات ہوئی اردو سائنس بورڈ کے نئے ڈائریکٹر سے۔ ان کا نام ہے ضیاء اللہ خان تورو۔ کچھ عرصہ قبل تورو صاحب ڈائریکٹر نیب تھے، تو ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو طلب کر لیا اور کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کے خلاف جس طرح سے کارروائیاں کر رہے ہیں تو کیسے ہمارا سیکٹری کام کرے گا، کیسے ہمارا کمشنر کام کرے گا، کیسے ڈپٹی کمشنر اپنی کارکردگی دکھا سکے گا؟ آپ نیب والے کیا کر رہے ہو؟ ان کو پکڑ کر لے جاتے ہو، انکوائریاں کرتے ہو، ریفرنس درج کرواتے ہو، اس سے ہمارا کام نہیں چل سکتا، آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہورا رکھیں۔ تو تورو صاحب کی طرف سے کہا گیا، جو مبینہ طور پر ہمارے سامنے بات آئی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا ایک ڈی آئی جی اس سے پوچھیں یا آپ کا ایک ڈپٹی کمشنر اس سے پوچھیں، آپ اپنے ایس سیکٹری سے پوچھیں۔ تو تورو صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ڈپٹی کمشنر نے 1,50,00,000 کی کوئی ہیرا پھیری کی تھی، بے ضابطگی کی تھی۔ جب اس کو نیب کی طرف سے اٹھایا گیا، ایک رات وہ نیب کی کسٹڈی میں رہا۔ اگلے روز اس نے کہا کہ جناب یہ پڑے ہیں آپ کے 1,50,00,000 روپے۔ انہوں نے اپنے گھر سے لا کر وہ پیسے دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی آپ سفارش کرتے ہیں، اور پھر ان کی طرف سے بتایا گیا۔ ایک ڈی آئی جی کی انکوائری ہمارے پاس آئی، ڈی آئی جی سے پوچھا کہ ہاں بھئی ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ ڈی آئی جی نے کہا، انویسٹیگیشن ہوتی رہی، باقی بھی باتیں ہوتی رہی۔ ایک سوال جب اس سے پوچھا گیا تو ڈی آئی جی کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا باپ سکول ٹیچر تھا اور ان کے باپ کے پاس شروع میں سائیکل نہیں ہوا کرتی تھی، پھر ان کی تنخواہ میں کچھ اضافہ ہوا تو انہوں نے سائیکل لے لی۔ میری جب تعلیم ختم ہوئی تو مجھے لیکچرر کی نوکری مل گئی، وہاں سے میں نے پھر سی ایس ایس کیا تو میں اس شعبے میں آ گیا۔ تو میرے پاس پہلے موٹر سائیکل تھی، اس کے بعد میرے پاس گاڑی آ گئی۔ تو یہ تورو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں غیرت، شرم، حیا نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر کتنی زیادہ کرم نوازی کی ہے، اور تیرا باپ جس کے پاس سائیکل نہیں ہوا کرتی تھی تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عہدہ دے دیا، بجائے اس کے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جاتا۔ تو نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اس ڈی آئی جی صاحب کے کریڈٹ پر کہیں یا اس کے لیے لعنت تھی کہ اس نے 5 سے 6 کروڑ روپے کی بے ایمانی کی تھی، بدعنوانی کی تھی۔ اس سب کو وہ مان گیا اور اس کی طرف سے وہ پیسے نیب میں جمع کروا دیے گئے۔ تو پھر تورو جیسے بندے کو لے کے آئیں جو ان لوگوں کا وہی حشر کرے۔ تورو کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ جب بھی پکڑتے تھے، ہاتھ ڈالتے تھے، جن کا یقین ہوتا تھا کہ یہ واقعی کرپٹ لوگ ہیں، تو ان کو پھر ڈالے میں پیچھے بٹھا کے یا دوسری گاڑی میں بٹھا کے پورے علاقے میں منہ تو کالا نہیں کرتے تھے، اسی علاقے میں گھمایا کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ لوگ افسر رہ چکے ہوتے تھے، ان کے ساتھ بہرحال آخر میں پھر پلی بارگیننگ ہو گئی۔ بات ہم کر رہے تھے کہ جو لوگ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہیں، یہ ان لوگوں کے، گاڑیاں چرانے والوں کے، چوروں کے، لٹیروں کے، رسا گیروں کے پشت پناہ ہے۔ ان کے ساتھ تورو فارمولا اگر لگایا جائے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس طرح سے ڈکیت دندناتے پھریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔